So good evening guys. Is everyone here? कैमरा ऑन करिए. वेरी गुड इवनिंग. कैसे हैं आप लोग? ऑल गुड? ओके. गुड गुड गुड. नींद तो नहीं आ रही किसी को? या ओके. तो लास्ट डे हम लोगों ने क्या क्या किया था? किसी को कुछ याद है? रिमेंबर लास्ट डे व्हाट वी डिड? इंट्रोडक्शन किस चीज का हुआ था? मेरा हुआ था कि लॉ का हुआ था? वेरी गुड. अरे मेरा भी तो हुआ था यार. मुझे कैसे भूल गए? या ओके ओके ओके. तो क्या बताया था मैंने लॉ में? लॉ कहां से ओरिजिनेट होता है? कॉन्स्टिट्यूशन से. वेरी गुड. कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड. वेरी वेरी गुड. परफेक्ट. अच्छा, हमको ये सारे एक्ट्स जो हैं ये क्यों पढ़ने होते हैं? वाई डू वी नीड टू स्टडी ऑल दीज एक्ट्स? बताइए. डिस्कशन किया था ना हमने. टू नो द राइट्स अबाउट जस्टिस और इनजस्टिस. बेटा सीए सीएमए में हम लोग जस्टिस इनजस्टिस तो ठीक है, बट बेसिकली वी आर फोकस्ड ऑन व्हाट? ट्रेड, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स. उसके ऊपर हम फोकस करेंगे. और हम कौन कौन से एक्ट पढ़ने वाले हैं? सिलेबस मुझे याद है. दुर्गेश, आप मेरे को सिलेबस बताने वाले थे. आपको याद है? पढ़ा आपने? गुड गुड. ओके. तो चलिए आज शुरू करते हैं. आप लोग को आपका पीडीएफ मिल गया होगा. ठीक है. अच्छा, अब क्या हुआ? क्या हो रहा है? प्रिंट हो जाएगा. अभी जो लेटेस्ट पीडीएफ आया है ना वो आपका प्रिंट हो जाएगा. बोलिए. हम्म. जी जी जी. एसजेसी इंस्टीट्यूट का ही नोट्स है वो वाला. मेरा हो चाहे एसजेसी का हो एक ही बात है. देखिए, ठीक है ठीक है ठीक है. सुनिए आप, ये जो नोट जब आपको मिल गया है, जो ग्रुप में आ गया है, अब हम लोग इसी से आगे फॉलो करेंगे. अब जैसे हो, आप लोग में से कुछ सीए के हैं, कुछ सीएमए के हैं. मैंने क्या किया है, देखो टॉपिक तो सेम ही है ना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. तो हमें पढ़ना सेम ही चीज है. तो अलग अलग पढ़ने से बेटर है मैंने दोनों को कंबाइन करके, सब कुछ कंबाइन करके अब हम इसी से ही पढ़ेंगे. ठीक है. जो आपका इंस्टीट्यूट का मटेरियल है वो आपका रेफरेंस है. मैंने सारा का सारा वहीं से कंपाइल करके एक जगह कर दिया है. अब हर क्लास के पहले आपको ऐसा ही 8 या 10 पेजेस का पीडीएफ मिल जाया करेगा. हम लोग उसी से डिस्कस करके अपने क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें एग्जांपल्स भी हैं. हम लोग और भी डिस्कशंस करेंगे. ठीक है. क्लियर है? कोई दिक्कत? ठीक है. तो चलिए शुरू करते हैं. आई विल जस्ट शेयर माई स्क्रीन. लेट मी नो वंस इट्स विजिबल. विजिबल है आपको? ओके. सो नाउ अभी जस्ट ओके. आप लोग को कुछ भी अगर नहीं समझ आए, ठीक है, तो आप लोग मुझसे उसी टाइम पूछ सकते हैं. ठीक है. ओके. जिसको कोई डाउट हो, ओके, वन थिंग, आप लोग सब लोग अपना अपना म्यूट कर लीजिए. ओके. जब मैं बोल रहा हूंगा तो उस टाइम आप कुछ मत पूछिएगा. व्हेन आई स्टॉप प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. बोलिए सर पूछना है, मैं आपको उसी टाइम आपका जवाब दे दूंगा. कूल. ठीक है. ओके. चलिए. सो देखिए, आई होप आपने पीडीएफ एक बार देख लिया होगा. या हैव यू पीडीएफ गाइस? ऑन. ओके.
इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो तो देखिए कॉन्ट्रैक्ट, देखो कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, कॉन्ट्रैक्ट एसेंस जो है, इट इज एसेंस। आई गेस कलर मुझे चेंज करना चाहिए, थोड़ा डार्क लेना चाहिए। एक सेकेंड। हमारा बिजनेस वर्ल्ड में एक एसेंस होता है जिसके बेसिस पे सारी की सारे बहुत सारे काम जो हम करते हैं, इट इज द एसेंस ऑफ द बिजनेस, ऐसा हम बोल सकते हैं। कैन वी से यस, ऑफ कोर्स इट इज द एसेंस ऑफ द बिजनेस। इसी के बेसिस पे हम आगे करते हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट को जब हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्ट के कुछ बाइफरकेशंस भी हैं। देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो तो हम आने वाले टाइम में करेंगे। अभी आज हम लोग डिस्कस करेंगे एलिमेंट्स, एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो देखिए आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, आज हम लोग बात करेंगे एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की और एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, ठीक है। ज्यादा नहीं करेंगे, थोड़ा सा ही करेंगे ताकि आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आए। अब टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो देखिए आप देख लीजिए कॉन्ट्रैक्ट में एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के एलिमेंट्स की जब हम बात करते हैं तो उसमें एक होता है एग्रीमेंट, दूसरा होता है एनफोर्सेबिलिटी एट लॉ। अब क्या आप लोग में से कोई मुझे बता सकता है कि ये एनफोर्सेबिलिटी एट लॉ का क्या मतलब होता है? कैन एनीवन डिस्क्राइब व्हाट डू यू मीन बाय दिस? इसका मतलब क्या है? मतलब लॉ के हिसाब से वैलिड है। अच्छा, और कोई एग्जांपल या और कोई कंट्रीब्यूट करना चाहता है डेफिनेशन में? लीगल, ओके। देखो कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए दो चीजें जरूरी है। सबसे पहले जरूरी है एक अग्रीमेंट, ठीक है। अभी मैं आपको कुछ छोटे से एक कीवर्ड लिखाना चाहता हूं, मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूं, आप चाहें तो आप अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिएगा, या जब आप इस पीडीएफ का प्रिंट आउट निकालेंगे आप पीडीएफ पे साइड में लिख लीजिएगा, या बेटर रहेगा कि मैंने आपको बोला था ना कि आज आप अपने पॉइंटर्स, सॉरी नोट्स, नोट और पेन लेके बैठेंगे या? ओके, सुनिए। तो अभी अगर हम आगे बढ़ें तो जस्ट से एग्रीमेंट का या कॉन्ट्रैक्ट का, कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या जरूरी है? एक तो अग्रीमेंट जरूरी है, दूसरा एनफोर्सेबिलिटी एट लॉ जरूरी है। अब इसका एक छोटी सी क्रोनोलॉजी है जिसको हम बोलेंगे पी पी सी ए। क्या है ये पीपीसीए? व्हाट इज दिस पीपीसीए? देखिए एग्रीमेंट, ए से क्या लगता है? ए से क्या होगा? ए से अग्रीमेंट ही होना चाहिए, करेक्ट? ए से अग्रीमेंट, ठीक है। सी से कंसिडरेशन, ओके, तो मेरे को थोड़ा थिन करना पड़ेगा, जस्ट अ सेकेंड गाइस। हाँ,
ओके, तो मैंने बोला था पी पी सी ए, ये है एक एग्रीमेंट की क्रोनोलॉजी। पी से होता है प्रपोजल, क्या होता है? प्रपोजल। दूसरे पी से होता है प्रॉमिस, ठीक है। सी से होता है कंसिडरेशन, सी से होता है कंसिडरेशन, और ए से होता है अग्रीमेंट। पी से प्रपोजल, पी से प्रॉमिस, सी से कंसिडरेशन, ए से अग्रीमेंट, पीपीसीए। और अग्रीमेंट के बाद अगर अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ है तब तो वो बनेगा क्या? कॉन्ट्रैक्ट। अगर वो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है तो वो क्या बनेगा? या तो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा या फिर वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब ये इलीगल क्या होता है, वॉइड क्या होता है, वॉइडेबल क्या होता है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे जब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। अभी के लिए आप ये जानिए। अच्छा, अब ये बताइए कि प्रपोजल का मतलब क्या होता है? आप बताइए मेरे को, व्हाट डू मीन बाय ये प्रपोजल? आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? गिविंग और कन्विंसिंग समवन, अच्छा। इंट्रोड्यूसिंग अवर आइडिया टू समवन, ओके। एनीवन एल्स? बाकी लोग? हाँ जी। टू प्रोवाइड आइडियाज। बेटा हम किसी को प्रपोजल दे रहे हैं तो हम उसको आइडिया दे रहे हैं। सोचिए क्या बोल रहे हो आप। सोचिए सोचिए सोचिए। भाई मैंने किसी को कुछ प्रपोजल दिया, मतलब मैंने अपनी बात रखी। आइडिया देना इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम रादर देन गिविंग अ प्रपोजल, ठीक है। अब सपोज करो मैंने बोला, मैंने पूछा, मैंने दुर्गेश से पूछा कि दुर्गेश देखो भाई मेरे पास एक ये पेन है, ये पेन मैं तुमको 500 रुपीज में बेचना चाहता हूं। दुर्गेश मेरे पास एक पेन है और ये पेन मैं तुमको 500 रुपीज में बेचना चाहता हूं। अभी मैंने क्या किया? हां, अभी मैंने दिया एक प्रपोजल। अभी मैंने दुर्गेश को एक प्रपोजल दिया कि भाई दुर्गेश क्या आप मेरा ये पेन आप मुझसे 500 रुपए में खरीदोगे? अब दुर्गेश क्या करेगा? या तो हां बोलेगा या तो ना बोलेगा, करेक्ट? यही करेगा ना। आइदर ही विल से यस और ही विल से नो, है कि नहीं? दुर्गेश ने बोला ठीक है सर, आपका पेन हम 500 रुपए में खरीद लेते हैं, तो ये हो गया दुर्गेश का एक्सेप्टेंस। सो प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस, ठीक है। ये जो प्रपोजल था जब ये एक्सेप्ट हो गया तो क्या बना? प्रॉमिस, ठीक है। अच्छा, अब कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? लॉ के टर्म्स में कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? ओके ओके, और बताइए, और कुछ? गिविंग अटेंशन, नहीं। छूट, छूट तो डिस्काउंट होता है ना। देखिए मैं बताता हूं, जब हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कंसिडरेशन की बात करेंगे तो कंसिडरेशन का मतलब होता है, कंसिडरेशन मीन्स, कंसिडरेशन का मतलब है समथिंग इन रिटर्न। क्या मतलब है? समथिंग इन रिटर्न। समझ आया? बदले में कुछ वापस देना। अब
कंसिडरेशन दोनों के लिए होगा। जब मैंने दुर्गेश को बोला कि भाई दुर्गेश, मेरा ये जो पेन है क्या आप 500 रुपए में खरीदोगे, तो दुर्गेश के लिए कंसिडरेशन क्या है? दुर्गेश के लिए कंसिडरेशन क्या है? पेन। दुर्गेश के लिए कंसिडरेशन पेन है। तो अगर दुर्गेश के लिए कंसिडरेशन पेन है तो मेरे लिए कंसिडरेशन क्या होगा? मनी। सीख गए लो भाई। कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न। एक हाथ दे एक हाथ ले। अगर मैं अपना पेन बेच रहा हूं तो मुझे 500 रुपए चाहिए और दुर्गेश को अगर पेन खरीदना है तो उसे 500 रुपए देने पड़ेंगे। इसको हम कहते हैं कंसिडरेशन। क्या बोलते हैं? कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? समथिंग इन रिटर्न। क्लियर है? समझ आया? कंसिडरेशन के ऊपर अभी हम आगे क्लासेस में और भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैंने आपको ये पीपीसीए वाला जो क्रोनोलॉजी बताई थी इसको आप नोट कर लीजिए। प्रपोजल, प्रॉमिस, कंसिडरेशन। कंसिडरेशन के बाद क्या हो जाएगा? अग्रीमेंट। भाई हमारे अंदर अग्रीमेंट हो गया हम दोनों के बीच में कि मैं पेन दूंगा, वो मुझे 500 रुपए देगा। अभी तक कोई दिक्कत, कुछ समझ में नहीं आया तो बताइए। नो सर समझ में आया, नहीं भी और हां भी। सही है यार। ओके चलिए गाइस, एनीवन एल्स कुछ और पूछना चाहते हो? बताओ। देखो आज ना मेरा मूड बड़ा अच्छा है सुबह से, पता नहीं क्यों। जब से मैंने ये लॉ का क्लास स्टार्ट किया है मुझे थोड़ा बहुत और ज्यादा मजा आने लगा है। तो लॉ अगर हम हंसते खेलते पढ़ेंगे तो हम सबके लिए अच्छा होगा, है कि नहीं? और मैंने लास्ट क्लास में ये भी बोला था कि जितने ज्यादा एग्जाम्पल्स हम डिस्कस करेंगे उतना ही ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है? अभी दिव्यांशी कोई कंसिडरेशन का एग्जाम्पल दो, रियल लाइफ एग्जाम्पल, अभी जो तुमको समझ, एकदम सिंपल। किससे बुक खरीद रहे हो आप? अच्छा, वंशिका से बुक खरीदनी है आपको। वंशिका आपकी फ्रेंड है, दोस्त होके भी पैसे ले रही है। हे भगवान, चलो कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, चलो ठीक है, गुड। सो परफेक्ट, समझ में आया? एकदम आसान है। और हमको कौन सा रूल फॉलो करना है? मैंने फर्स्ट क्लास में बोला था, कौन सा रूल फॉलो करना है? किस रूल? KISS। ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। किसका फुल फॉर्म क्या है? कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। तो जितना ज्यादा लॉ में हम एग्जाम्पल्स के साथ डिस्कस करेंगे, रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे, उतना ही ज्यादा आपकी क्लैरिटी आती जाएगी। समझ में आया? ठीक है? जैसे बाजीराव की तलवार पे कभी शक नहीं करते, वैसे ही नितिन सर के लॉ के समझाने पे कभी शक नहीं करते। क्यों शक नहीं करना भाई? क्योंकि भाई तुम लोग खुद एग्जांपल से सीख रहे हो। समझ में आया? ओके। अब आता है अग्रीमेंट। तो अग्रीमेंट क्या होता है बेटा, बताइए? हमारा प्रपोजल हो गया, हमने प्रपोज किया, किसी ने एक्सेप्ट किया। भाई आप लोग तो जानते होंगे ना, प्रपोज करना, एक्सेप्ट होना। फिर एक्सेप्ट नहीं होता है तो क्या होता है? अच्छा, प्रपोज किया और एक्सेप्ट नहीं हुआ होता है? नहीं 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 नहीं, उसको हमारी भाषा में क्या बोलते हैं? DDPKG। दुख दर्द पीड़ा कष्ट घुटन, है कि नहीं? एनीवेज आगे बढ़ते हैं, चलिए। प्रपोजल हमने किया, प्रॉमिस हो गया, कंसिडरेशन भी हो गया और अग्रीमेंट भी हो गया। अच्छा, अब बाकी हम लोग आगे डिटेल में तो डिस्कस करेंगे, चलिए। लेकिन एक चीज बताओ, सारे अग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं?
बताइए, क्या आपको लगता है सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे कि नहीं होंगे? क्यों? क्योंकि हमने यहां पे देखा है एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में एक तो अग्रीमेंट होना चाहिए और दूसरा वो एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल होना चाहिए लॉ में, तब कोर्ट ऑफ लॉ में वो एप्लीकेबल होना चाहिए। देयर शुड बी इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। लीगल ऑब्लिगेशन, लीगल ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है? ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है बताओ? आर्यन प्लीज म्यूट कर लीजिए। हाँ शुभम बताइए, ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है? ऑब्लिगेशन, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ऑब्लिगेशन? भाई ऑब्लिगेशन है, जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मजबूरी है, जो भी बोल लीजिए, और उसके आगे हमने अगर लीगल वर्ड लगा दिया तो क्या होगा? आर्यन प्लीज अपने आप को म्यूट करिए आप। ओके, ऑब्लिगेशन मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, मजबूरी, उसके आगे अगर हमने लीगल वर्ड लगा दिया तो उसका क्या मतलब हुआ? अरे जरूरी है, करना पड़ेगा। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और वो लीगली, मतलब अगर हम सपोज करो कि भाई मैंने अंकुर को बोला कि यार अंकुर, अगर तुम सीए फाउंडेशन पास हो जाएगा, जो कि तुम हो ही जाएगा, सीए फाउंडेशन तुम पास हो जाएगा तो मैं तेरे को पिक्चर दिखाने ले चलूंगा। मैंने प्रपोजल दिया, अंकुर ने बोला बहुत सही है सर, चलेंगे, चल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एग्जाम हुआ, अंकुर ने टॉप कर दिया, एकदम टॉपर, पूरा जिला टॉप, ठीक है। अब अंकुर ने मेरे को फोन किया, मैंने बोला भाई कॉन्ग्रेचुलेशन। बोला सर आपने तो बोला था कि आप पिक्चर दिखाने ले चलोगे। मैंने बोला कब? मैंने बोला था, आई डोंट रिमेंबर। तो अंकुर अब तुम क्या करोगे? केस करेगा? पिक्चर नहीं दिखाने में तू केस करेगा? कर ही नहीं पाएगा। क्यों? एग्रीमेंट साइन छोड़ो, ये सोशल एग्रीमेंट है भाई, ये कोई इसका लीगल ऑब्लिगेशन थोड़ी है कि भाई मैंने तुम्हें पिक्चर दिखाने से मना कर दिया, तुमने केस फाइल कर दिया, बोला इनको, इस बंदे को जेल में डालो, इसने मेरे से झूठ बोला है। मजाक मजाक में सीए फाउंडेशन भी टॉप करवा दिया और पिक्चर भी नहीं दिखा रहा है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? सी वी विल डिस्कस लॉ, बहुत सही सब्जेक्ट है यार, बहुत सही, आराम से हंसते खेलते पढ़ेंगे। आंसर कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी कि अपने को कंसेप्ट अच्छे से समझने का है, ठीक है। ओके, सो अगर हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो अग्रीमेंट तो होना ही चाहिए, और देयर मस्ट बी एन इंटेंशन, इच्छा, मन, प्राण, जो भी बोल लीजिए, आपको लीगल रिलेशन क्रिएट करना है, ठीक है। तुमने पापा से बोला, ठीक है, देवांशी ने पापा से बोला पापा पॉकेट मनी बढ़ा दो, मैं बदमाशी करना बंद कर दूंगी। है, पॉकेट मनी बढ़ा दो, बदमाशी करना बंद कर दूंगी। पापा ने बोला पहले बंद करो फिर सोचेंगे, है कि नहीं? तुमने कर दी, पापा ने बोला बहुत अच्छी बात है बेटा, ऐसी होना चाहिए तुम्हें, पैसे तो भूल जाओ। तो तुम क्या करोगे? केस कर दोगे पापा पे? नहीं। सोशल एग्रीमेंट, याद रखो, सामाजिक एग्रीमेंट है ये, इसमें हम कोई लीगल ऑब्लिगेशन तो है ही नहीं। तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए दो चीजें क्या जरूरी है? अग्रीमेंट होना चाहिए और इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। अगर इन दोनों में से एक भी नहीं है तो क्या होगा? नहीं होगा। समझ में आया? तो किसको समझ में आया? हाथ उठाओ। आ गया? किसको किसको समझ में नहीं आया पूछिए मुझसे, जानिए। अरे तुम तो ताली बजाने लगी। हाँ जी, ओके, क्लियर है? अच्छा, अब एक सवाल, ऑल अग्रीमेंट्स, सॉरी, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट्स।
अगर हम एलिमेंट्स की बात करें तो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो अग्रीमेंट होंगे ही होंगे, क्योंकि यहां पे एक एलिमेंट है, आप देख रहे हैं सामने। तो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट वो सारे के सारे अग्रीमेंट्स होंगे। लिखिए, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट्स। लिखिए, अलग से पॉइंटर्स में लिखिए, ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट्स। लेकिन क्या सारे अग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट हैं? अब आप बताइए, सारे कॉन्ट्रैक्ट्स तो अग्रीमेंट होंगे, पर क्या सारे अग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट हैं? यस, नो, मे बी, बताइए। यस, होंगे कि नहीं होंगे? बोलो 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 बोलो। अग्रीमेंट्स, वेरी गुड। सारे के सारे अग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि वो सोशल नेचर के भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लीगल रिलेशन क्रिएट नहीं हो सकता है, इसलिए नहीं होंगे। बहुत सारे रीजंस हैं। समझ में आया? बोलिए अंकुर। देखिए, सोशल ऑब्लिगेशन ऐसा होता है जो आपकी सामाजिक जिम्मेदारी है, आप करो या ना करो। अब जैसे होता है ना कि सपोज करो कि भाई आपके घर में जब कोई बड़े लोग आते हैं या मेहमान आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, मम्मी पापा बोलते हैं बेटा बुआ आई है, बुआ का पांव छुओ, है ना। तुमने बोला तुम बुआ से गुस्सा है क्योंकि बुआ ने तुमको पिछली बार 100 रुपया दिया था जाने के टाइम, तुमको गुस्सा आ गया, बोला नहीं छुएंगे पैर, हमको लगा था 500 देंगे बट 100 रुपया देके गई थी। तुमने पांव नहीं छुआ तो क्या मम्मी तुमको जेल में डाल देगी? तो देखो, सोशल ऑब्लिगेशन आप फुलफिल करो या ना करो, आपका कुछ होने वाला नहीं है। बट लीगल ऑब्लिगेशन अगर आपने फुलफिल नहीं किया है, मतलब लीगल ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं करना मतलब आपने क्या नहीं किया? लॉ फॉलो नहीं किया। तो जब आप लॉ फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा? आपके ऊपर केस किया जाएगा। समझ आया? सबको समझ आया? सोशल ऑब्लिगेशन तो बेटा पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा, इंडिविजुअल के ऊपर है। तुम्हारे लिए सोशल ऑब्लिगेशन कुछ और है, मेरे लिए कुछ और है, ठीक है। शुभम के लिए कुछ और है, दुर्गेश के लिए कुछ और है, पिंकल के लिए कुछ और है, सबके लिए अलग अलग है। लेकिन अगर हमें कॉन्ट्रैक्ट करना है तो हम सबके लिए क्या है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। समझ में आया? गुड। अभी चलो आगे बढ़ते हैं। प्लीज आप लोग सब लोग म्यूट कर लीजिए, म्यूट योरसेल्फ गाइस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी जो भी यहां आप स्क्रीन पे अभी देख रहे हैं, ये सारा का सारा आप लोग नोट कर लेंगे, जहां जहां मैंने लिखा है वहां वहां आप अपने पीडीएफ पे भी जब प्रिंट कराएंगे तब उस पे नोट करेंगे। अच्छा, उसके बाद अब देखिए यहां पे आता है ऑफर, ठीक है। ऑफर, कुछ के ऑफर के कुछ रूल्स होते हैं, काइंड्स ऑफ ऑफर हैं, एसेंशियल्स ऑफ अ प्रपोजल है, ऑफर का कम्युनिकेशन है, ये सारा हम लोग आने वाले क्लासेस में करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक्सेप्टेंस है, ठीक है। ऑफर के लिए भी कुछ रूल्स हैं, आपको कैसे ऑफर देना है, और एक्सेप्टेंस के लिए भी कुछ रूल्स हैं, आपको कैसे एक्सेप्ट करना है। सपोज करो जैसे आपको अपने स्कूल में या कभी पिकनिक जाना था, ठीक है, या कभी ट्रिप पे जाना था, स्कूल वालों ने बोला कि जाओ भाई घर से कंसेंट लेटर साइन करा के आओ। जब तक आप घर से कंसेंट लेटर साइन करा के नहीं लाएंगे तब तक हम आपको ट्रिप पे नहीं ले जाएंगे। तो स्कूल वालों ने ऑफर तो आपको दे दिया, आपको ऑफर एक्सेप्ट कैसे करना है यह भी बता दिया। कैसे करना है कि भाई पेरेंट्स का कंसेंट चाहिए, जब तक पेरेंट्स कंसेंट नहीं देंगे आपका ट्रिप पे जाना कैंसल। समझ आ रहा है? गेटिंग इट? वैसे ही सपोज करो जैसे आपको किसी पार्टी में जाना था, ठीक है, ग्रीटिंग कार्ड पे लिखा हुआ था कि एंट्री विल बी ओनली व्हेन यू ब्रिंग दिस कार्ड, और आप वो कार्ड ले जाना भूल गए,
आप जाके बोले कि भैया हमको अंदर जाने दो, हमारे पास इनविटेशन आया था, सिक्योरिटी गार्ड बोलेगा कि भाई कार्ड दिखाइए, क्योंकि मोड ऑफ एक्सेप्टेंस क्या था, वो आपको कार्ड वहां पे लेके जाना था, तब आपको एंट्री मिलता, आपने वैसा नहीं किया। समझ आ रहा है? जितना ज्यादा एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करोगे, अपने आप सोचो, बहुत ही सिंपल चीज है, बहुत सिंपल चीज है, खुद से सोचो क्या बोल रहे हैं, मैंने क्या बोला, खुद से एग्जांपल बनाओ। जिस पॉइंट से आप खुद से एग्जांपल बनाने लग जाएंगे, 50% ऑफ द जॉब इज डन। हमारी आधी जंग तो हमने ऐसे ही जीती। गेटिंग इट? समझ आ रहा है? ओके, अभी चलिए आगे बढ़ते हैं। जितना भी कुछ आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये आगे की क्लासेस में डिस्कस किया जाएगा। अब चलिए शुरू करते हैं आगे। देखो, अब देखो, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज कंस्टिट्यूट द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ द मर्केंटाइल और द कमर्शियल लॉ। लास्ट क्लास में मैंने आपको बोला था कि भाई बिजनेस लॉ को हम मर्केंटाइल या कमर्शियल लॉ भी बोलते हैं, ठीक है। ये सबको अफेक्ट करता है, चाहे ट्रेड हो, कॉमर्स हो, इंडस्ट्री हो, इट अफेक्ट्स एवरीवन। अब इसमें याद करने के लिए, खासकर सीएमए वालों के लिए, क्योंकि आपका पेपर एमसीक्यू है, आपको क्या क्या याद रखना है, ये कब फोर्स में आया था, इट केम इनटू फोर्स ऑन 1 सितंबर 1872। 1 सितंबर 1872 में ये आया था, ठीक है, और पिछले 150 सालों से ये अभी तक चल रहा है। गेटिंग इट? ओके, दूसरा, एम आई गोइंग टू फास्ट? अगर मैं तेज जा रहा हूं तो बता दीजिए, मैं धीरे हो जाऊंगा। गाइस, ठीक है, इतना स्पीड ठीक है? गुड। अभी देखो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट prescribes the law relating to contracts in India and is the key act regulating the enforceable agreements. Enforceable agreements कहां पे enforceable होंगे? कहां पे enforceable होंगे? कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर, कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर, ठीक है। अच्छा, लॉ रिलेटिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट इज कंटेन्ड इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। पहले ये 4 पार्ट में डिवाइडेड था, ठीक है, इट वाज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। पहले था लॉ रिलेटिंग टू जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लॉ रिलेटिंग टू सेल ऑफ गुड्स, लॉ रिलेटिंग टू स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स और लॉ रिलेटिंग टू पार्टनरशिप बिजनेस, ठीक है। ये सारे के सारे अलग होके अलग अलग एक्ट बन गए, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये आपकी जानकारी के लिए था, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होता है। अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत कॉन्ट्रैक्ट, अग्रीमेंट, एनफोर्सिएबिलिटी, एलिमेंट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा तो आपको पता हो ही गया होगा, नहीं? थोड़ा बहुत तो आइडिया लगा होगा ना। कॉन्ट्रैक्ट के क्या क्या एलिमेंट्स, रिवीजन कर लेते हैं अभी फटाफट। एलिमेंट्स क्या क्या हैं? एग्रीमेंट एंड एनफोर्सिएबिलिटी, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट बनाने की क्रोनोलॉजी क्या है बताइए? पीपीसीए, प्रपोजल, प्रॉमिस, कंसिडरेशन, अग्रीमेंट। कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? समथिंग इन रिटर्न। प्रपोजल का एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, जिस तरीके से प्रपोजल दिया जाना चाहिए। मैं आपको थोड़ा बहुत अभी ब्रीफ में बता देता हूं कि प्रपोजल जब आप देते हैं तो वो प्रपोजल क्लियर होना चाहिए, कॉन्क्रीट होना चाहिए, डेफिनिट होना चाहिए। अभी ये सब आप नोट मत करिए, आगे जब ये आएगा तब करिएगा। ये बस मैं आपको एक ब्रीफ दे रहा हूं कि जानो क्या होता है, ठीक है। ओके, अभी अब आता है, अब प्लीज अपना अपना म्यूट कर लीजिए गाइस। अब व्हाट इज बहुत आसान सा सवाल है अब आपके सामने, व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट? अब सीए फाउंडेशन और सीएमए फाउंडेशन वाले दोनों लोग ध्यान दें कि जब आप आंसर लिखेंगे
या जब आप आंसर मार्क करेंगे, आपको लॉ का सेक्शन याद होना चाहिए। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कुछ कुछ सेक्शन हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीएमए वाले खासकर ध्यान दीजिए। सेक्शन 2H, कौन सा सेक्शन? सेक्शन 2H बोलता है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट इज व्हाट? एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। कौन सा सेक्शन बोलता है? सेक्शन 2H। पीडीएफ में आपने देखा होगा, आपके पढ़ने के सहूलियत के लिए मैंने वो सेक्शन को बोल्ड में किया है, ठीक है? और आप आगे पीडीएफ में जाएंगे तो आपको इंपॉर्टेंट सेक्शंस भी मिल जाएंगे एक जगह, लेकिन मैंने उसको बार बार एक दो जगह रिपीट किया है। क्यों रिपीट किया है? ताकि जब आप पढ़ें तो आपको रिवाइज होता है साथ साथ में। और क्लास में भी हम लोग इतना डिस्कशन करेंगे कि आप लोग भूल ही नहीं पाएंगे, ठीक है? समझ में आया? ओके, तो व्हाट इज द कॉन्ट्रैक्ट? प्लीज म्यूट कर लीजिए। टर्म कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2H। ऐसा होना चाहिए कि रात को भी कोई पूछे कि भैया कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन कौन सा सेक्शन में है? सेक्शन 2H, ठीक है? एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। अच्छा, अभी हमने ऊपर डिस्कशन किया था, दो एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। क्या होता है? एग्रीमेंट, एग्रीमेंट और उसकी एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ, ठीक है? अच्छा, अब सर कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन तो सेक्शन 2H में हमने पढ़ लिया, अग्रीमेंट का डेफिनेशन क्या है और कौन से सेक्शन में है? सेक्शन 2E of the act is defined every promise and every set of promises forming the consideration for each other is an agreement। मतलब अगर हमें अग्रीमेंट बनाना है, उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? हमें अग्रीमेंट बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? हमें अग्रीमेंट बनाने के लिए चाहिए प्रपोजल, प्रॉमिस, कंसिडरेशन, ठीक है? और उसके बाद क्या आ जाता है? अग्रीमेंट। और अगर उस अग्रीमेंट से लीगल रिलेशन क्रिएट हो रहे हैं, लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो रहे हैं, तो वो क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है। अगर नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। समझ में आया? गुड। तो एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस, ठीक है, फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही प्रॉमिस किया, उसके साथ साथ में आपने जितने प्रॉमिस किए साथ में, और उसके बदले में अगर आप कोई कंसिडरेशन दे रहे हैं, ठीक है, तो वो अग्रीमेंट हो जाएगा। कौन सा सेक्शन है एग्रीमेंट का? सेक्शन 2E। कॉन्ट्रैक्ट का क्या सेक्शन है? सेक्शन 2H। समझ में आया? ओके, आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब सेक्शन 2B क्या बोलता है? देखिए, सेक्शन 2B बोलता है, सेक्शन 2B किसकी डेफिनेशन है? सेक्शन 2B डेफिनेशन है प्रॉमिस की, ठीक है? सेक्शन 2B के हिसाब से व्हेन द पर्सन टू whom the proposal is made signifies his assent। सिग्निफाई का मतलब, व्हाट डू यू मीन बाय सिग्निफाई? बताइए। सिग्निफाई हिज असेंट मतलब क्या? अपना असेंट देना। असेंट मतलब क्या? हां देना, कि हां भाई हम करेंगे, हामी भरना, सिग्निफाई करना कि हां मैं इसके लिए रेडी हूं। ओके, तो सिग्निफाई हिज असेंट, द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। और प्रपोजल जब एक्सेप्ट हो जाएगा तो क्या बनेगा? प्रॉमिस। प्रॉमिस, ठीक है। अभी मैं चाहता हूं आप लोगों में से कोई भी मेरे को कुछ प्रॉमिस करे या कोई प्रपोजल दे। आई वॉन्ट इट, दीजिए जो आपका मन करे। क्या बात कर रहा है? दिल गार्डन गार्डन हो गया भाई, शाबाश, दैट्स द स्पिरिट।
लॉ सब्जेक्ट में 75 के ऊपर तुम लेकर आएगा, ठीक है। अब ये तो तुमने प्रपोजल मेरे को दे दिया या तुमने स्टेटमेंट दे दिया, मैं खुश हूं। मैंने बोला कि भाई अंकुर, अगर तुम लॉ में 75 के ऊपर लेके आएगा तो तुम जो बोलेगा वो करेंगे। मैं तुमको एक गिटार पे गाना डेडिकेट करूंगा फॉर अंकुर ओनली, ठीक। अब यहां पे तुम मुझे क्या दे रहे हो? खुशी, खुशी दे रहे हो ना भाई। और मैं तुमको क्या दे रहा हूं? सॉन्ग डेडिकेशन, समथिंग इन रिटर्न। लेकिन क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं। ये क्या है? ये प्रॉमिस है, प्रॉमिस। समझ में आया? गेटिंग इट? शुभम, शुभम कोई प्रपोजल दीजिए। गिव मी एन ऑफर आई कैन नॉट रिफ्यूज। आऊंगा, तुम तो घर पे बैठा है, मेरे को आना पड़ रहा है। क्या बात कर रहे हो? वेरी गुड, वेरी गुड, गुड। ये एक प्रपोजल है कि क्या है? ये खाली है ना? गुड, गुड। चलिए, अभी समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है समझने में, एकदम सिंपल। अच्छा चलिए, प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। अब प्रॉमिस के बाद आता है क्या? कंसिडरेशन। कंसिडरेशन होना चाहिए, लेकिन कंसिडरेशन जो है वो हमेशा जरूरी नहीं है। ये हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। विल डिस्कस लेटर। चलिए, अच्छा अभी जो डेफिनेशन है उसमें से कुछ कुछ पॉइंट सामने निकल के आ रहे हैं, ठीक है। क्या पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं? लेट अस सी। पहला क्या लिखा हुआ है कि फॉलोइंग पॉइंट्स इमर्ज फ्रॉम द अबव डेफिनेशन। तो व्हेन द पर्सन टू whom the proposal is made signifies his assent on that proposal which is made to him, the proposal becomes accepted and accepted proposal becomes promise. ये आपका MCQ में आ सकता है। accepted proposal becomes dash, क्या? promise। तो मार्क करिए, पॉइंटर्स बनाइए। ये जो मैंने पीडीएफ बनाया है ये एक तरीके से आपका नोट्स है, ये मैंने आपके लिए ही बनाया है। इसमें से आप पॉइंटर्स बनाइए, जैसे सेक्शन 2H कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 2B प्रॉमिस, सेक्शन 2E अग्रीमेंट। अग्रीमेंट इज इक्वल टू व्हाट? प्रपोजल प्लस प्रॉमिस। कॉन्ट्रैक्ट का एलिमेंट क्या? एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ। इस तरीके से छोटे छोटे पॉइंटर्स आप बनाएंगे, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पे जैसे मैंने लिखा है ना, अग्रीमेंट इज इक्वल टू ऑफर या प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस, ठीक है। तो thus we can say that agreement is a result of the proposal made by one party to the other party and other party gives its acceptance thereto course for mutual consideration। ये म्यूचुअल कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? हाँ जी बताइए, व्हाट डू मीन बाय म्यूचुअल? दोनों ही पार्टी को समथिंग इन रिटर्न मिलना चाहिए। कंसिडरेशन वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का एक एसेंशियल एलिमेंट है। अगर वो नहीं है, अगर वो नहीं है तो क्या है? कॉन्ट्रैक्ट होगा? अगर कंसिडरेशन नहीं है क्या कॉन्ट्रैक्ट होगा? अब पढ़ा उसके हिसाब से बताइए। नहीं होगा, अभी तक जो आपने पढ़ा है उसके हिसाब से नहीं होगा। लेकिन एक चीज बेटा हमेशा याद रखना, जब भी हम लॉ पढ़ते हैं, लॉ के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक बहुत ही प्यारा वर्ड है जिसको हम बोलते हैं, लॉ के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसको हम बोलते हैं ये EXCEPTION। क्या है? एक्सेप्शन।
लॉ कभी भी एब्सोल्यूट नहीं है। लॉ में, किसी भी लॉ में कहीं ना कहीं छूट, एक्सेप्शन जरूर होगा, ये आप मान के चलिए। बहुत जगह आप देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट्स में कंसिडरेशन जरूरी नहीं है, कंसिडरेशन नहीं है, फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि वहां पे एक्सेप्शन है कि भाई इन केसेस में कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है। वो जो केसेस हैं वो हम अपने आने वाली क्लासेस में करेंगे। अभी के लिए आप ये देख लीजिए कि म्यूचुअल कंसिडरेशन तो भाई जरूरी है, बिना इसके हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, एग्रीमेंट के लिए हम बोल सकते हैं अब कि भाई ऑफर होना चाहिए या प्रपोजल होना चाहिए और उसके साथ साथ में एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। समझ में आया? यस, नो, मे बी? बोलिए बोलिए बोलिए। ओके, आगे बढ़े, चलिए। नाउ दूसरा एलिमेंट आता है एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ। वो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो, देखो यहां पे लिखा हुआ है इट मस्ट गिव राइज। भाई मस्ट गिव राइज होना ही चाहिए, गिव राइज टू लीगल ऑब्लिगेशन मींस आर ड्यूली एनफोर्सेबल बाय लॉ। अगर अग्रीमेंट के थ्रू आपका लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी या ऑब्लिगेशन या जिम्मेदारी नहीं क्रिएट हो रही है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। क्लियर है? गुड। तो कॉन्ट्रैक्ट को हम बोल सकते हैं, क्या लिखा हुआ है? कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एक्सेप्टेड प्रपोजल या एक्सेप्टेड अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिएबिलिटी बाय लॉ। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एक्सेप्टेड प्रपोजल या एक्सेप्टेड अग्रीमेंट प्लस उसकी एनफोर्सिएबिलिटी बाय लॉ। समझ आया? जो जो मैंने यहां पे हाईलाइट किया हुआ है इस पीडीएफ में, उसके ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि देखिए बहुत ही सिंपल सी चीज है। दिस इज समथिंग जो आप पहली बार कर रहे हैं। ठीक है, लॉ आपके लिए बहुत नया है। तो जब कभी भी आप कोई नई चीज करते हैं, ठीक है ना, जब कभी भी आप कोई नई चीज करते हैं या कुछ नया सब्जेक्ट आता है, तो जो उसका पहला एग्जाम आप देते हैं वो बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है। मैंने लास्ट क्लास में एक और चीज बोली थी कि भाई हमें इंटेलिजेंट नहीं बनना है, हमको जीनियस बनना है ना। जीनियस का काम क्या है कि भाई हमको जितना जरूरी है हमको उतना करना है और अच्छे से करना है, और अगर हम उतना अच्छे से कर लेंगे तो हमारी रैंक कोई नहीं रोक सकता। आई कैन बेट अपॉन दैट। ठीक है, तो अब बहुत लोगों को यह पता है कि नहीं, लॉ का पेपर कितने मार्क्स का है आपका? 60 मार्क्स का है आपका लॉ का पेपर। 40 मार्क्स का क्या है? बिजनेस कम्युनिकेशन एंड रिपोर्टिंग। समझ में आया? तो उसको भूलिएगा मत, वो भी दिमाग में चलते रहना चाहिए, क्योंकि हमारे आने वाले क्लास, एक दो क्लास के बाद पहला क्लास हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन और रिपोर्टिंग का भी होने वाला है। गेटिंग इट? ओके, तो मैं आपको देखो बीच बीच में मैं क्या बोलो दिव्यांशी आप? $60 and $40। सीएमए में 80-20 है, तो सीए फाउंडेशन में 60-40 है, सीएमए में 80-20 है। ठीक है, नाउ चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लीज म्यूट कर लीजिए आप लोग सब अपना। ओके, थैंक यू। चलिए, अच्छा अब आ रहा है वापस से, देखिए मैंने वापस से मैंने बोला था ना, मैंने बार बार कुछ चीजें को रिमाइंड किया है। कौन सा सेक्शन है कॉन्ट्रैक्ट का? 2H। कौन सा सेक्शन है एग्रीमेंट का? बोलो, अग्रीमेंट का सेक्शन क्या है? 2E। प्रॉमिस का सेक्शन क्या है? 2B। कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन क्या है? 2H। याद होना चाहिए।
ओके, प्लीज किसी का म्यूट करिए प्लीज यार, ये तो मुझे फिर म्यूट ऑल करना पड़ेगा। ओके, नाउ अब यहां पे आपको स्क्रीन में क्या दिख रहा है? द एसेंस ऑफ अग्रीमेंट और इंटर्न कॉन्ट्रैक्ट इज द मीटिंग ऑफ द माइंड ऑफ द पार्टीज। मन मिलना चाहिए, तुम्हारा मेरा मन मिलना चाहिए, ठीक है? मन को मिलाओ, मन नहीं मिलेगा तो कंसेंसस एड आइडम नहीं आएगा। एसेंस ऑफ द अग्रीमेंट और इंटर्न कॉन्ट्रैक्ट इज मीटिंग ऑफ द माइंड्स ऑफ द पार्टीज। अब मीटिंग ऑफ द माइंड्स ऑफ द पार्टीज का मतलब क्या हो सकता है? आप बताइए, बोलो। अच्छा अंकुर, फाइन, एक पॉइंट तो ये है। और मीटिंग ऑफ द माइंड्स, एक मिनट शुभम आप बोलिए। वो तो मैं भी बोल रहा हूं कि भाई मन को मिलाओ। ओके, बाकी लोग, वंशिका? सेम अग्री होना चाहिए। सेम अग्री क्या होता है? बाकी लोगों ने, जिन लोगों ने कैमरा ऑन नहीं किया हुआ है, वो लोग क्या सो रहे हैं? तिथि, पूषण, यश, दिया, प्रीति, कैमरा ऑन नहीं है? बोलिए बोलिए, तिथि बोलिए। मीटिंग ऑफ द माइंड्स का क्या मतलब है? बहुत एग्री होना चाहिए। ओके, पूषण कैमरा ऑन नहीं है बेटा। हेलो, ओके, बताइए पूषण। एक ही टॉपिक पे एग्री होना चाहिए, एक ही टाइम पे, एक ही सेंस में। देखो आगे डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है द पार्टीज टू एन एग्रीमेंट मस्ट हैव अग्रीड अपॉन द सब्जेक्ट इन द सेम सेंस एंड एट द सेम टाइम। मस्ट हैव अग्रीड अपॉन इन द सेम सेंस एट द सेम टाइम। जो जो मैंने बोल्ड में हाईलाइट किया हुआ है, आपका ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अनलेस देयर इज अ कंसेंसस एड आइडम। कंसेंसस एड आइडम क्या है? कंसेंसस एड आइडम का मतलब होता है मीटिंग ऑफ द माइंड्स। कंसेंसस एड आइडम, मीटिंग ऑफ माइंड्स, ये लैटिन टर्म है। लॉ में हमें इस टाइप की लैटिन भाषा की टर्मिनोलॉजी बहुत ज्यादा मिलेगी। कंसेंसस एड आइडम मतलब मीटिंग ऑफ माइंड्स। अब ये आपको कैसे समझ में आएगा? जैसे ही हम एक एग्जाम्पल देखेंगे या हम एक एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, अब सामने आपकी एक एग्जाम्पल है, ठीक है? इसमें लिखा हुआ है राम हैड 2 मोटर कार्स, मारुति ऑल्टो और मारुति डिजायर। तो राम के पास 2 गाड़ियां थी, मारुति ऑल्टो थी और मारुति डिजायर थी। उसको, राम को, ही इंटेंड्स टू सेल मारुति डिजायर टू राजू। उसका फ्रेंड था राजू, उसने बोला राजू भाई मेरे को अपनी गाड़ी तुमको बेचनी है, ठीक है? मेरे को अपनी गाड़ी तुमको बेचनी है। राम ने यह नहीं बोला कि मेरे को मेरी मारुति डिजायर तुमको बेचनी है, ठीक है? वो बेचना क्या चाहता था? मारुति डिजायर बेचना चाहता था। लेकिन राजू को क्या लगा? राजू को लगा कि भाई अगर इसको गाड़ी बेचनी है मतलब इसको मारुति ऑल्टो बेचनी है।
समझ में आ रहा है? और मान गया बात को, तो यहां पे क्या कॉन्ट्रैक्ट होगा? नहीं होगा, क्योंकि भले ही वो मान गया है, लेकिन जिस चीज के लिए वो माना है वो चीज तो है ही नहीं। भाई मेरे को खरीदना है मारुति ऑल्टो, तुमको बेचना है मारुति डिजायर। तुमने बोला सर गाड़ी बेचनी है, मैंने कहा खरीद लेंगे भाई। तुमको बेचना था डिजायर, मेरे को खरीदना था ऑल्टो। क्या हमारा सेम सेंस में हमारा माइंड मीट किया क्या? यस नो? नहीं किया, तो यहां पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो अग्रीमेंट का एसेंस ही यही है कि जब तक कंसेंसस नहीं है, since there is no meeting of the mind, both understood the same transaction differently. ठीक है, both understood the same transaction differently. अब यहां पे there is no consensus at item, accordingly अगर कंसेंट ही नहीं है, अगर कंसेंट ही नहीं है there is no consent, there is no contract. तो सीधा सीधा ये बात याद रख लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, नो कंसेंट, कंसेंट अगर नहीं है इज इक्वल टू नो कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आया? नो कंसेंट नो कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आया गाइस? बोलिए। ओके, अब चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। देखो, अब ए अग्रीज विद बी टू सेल कार फॉर 2 lakhs टू बी। ए ने अग्री किया कि भाई हम तुमको 2 लाख रुपए में कार बेच देंगे। अब जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा, इट ऑलवेज, लिखिए, लिख लीजिए, पॉइंटर्स लिखिए, कॉन्ट्रैक्ट ऑलवेज give rise, contract always gives, a contract क्या लिखा आपने? Okay, contract always gives, क्या बेटर है लिख लीजिए, contract always simultaneously, contract always simultaneously, 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 contract always simultaneously generates rights and obligations. Generates rights and obligation. Contract always simultaneously generates right and obligation. Rights and obligation मतलब क्या? Right तो वो है जो आपका अधिकार है, obligation मतलब क्या? जो आपकी जिम्मेदारी है। समझ में आया? अब यहां पे एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है देखिए, बोल रहा है कि भाई ए अग्रीज विद बी टू सेल कार फॉर 2 lakhs टू बी। अब यहां पे, अब जैसे मैंने देखो स्टार्टिंग में जो एक एग्जांपल दिया था ना दुर्गेश को लेके, एग्जांपल था ना कि भाई क्या दुर्गेश मेरे से आप ये पेन खरीदोगे, यू वांट टू परचेज दिस पेन, राइट? अब उस केस में अगर हम बात करें तो आई हैव अ राइट, अगर मैं अपना पेन दुर्गेश को बेच रहा हूं तो मेरा राइट क्या है, मेरा ऑब्लिगेशन क्या है, बताइए वंशिका बताओ। क्वेश्चन ये है कि इफ आई एम सेलिंग माई पेन टू दुर्गेश, तो उस कॉन्ट्रैक्ट में मेरा राइट क्या है और मेरी ऑब्लिगेशन क्या है?
वेरी गुड। उनको पेन देना, ठीक है। सो इस केस में वेरी गुड यार, मेरा राइट क्या है कि भाई मेरे को पैसे मिलने वाले हैं, वो मेरा राइट है। मेरी ऑब्लिगेशन क्या है, मेरे को पेन देना है, दिया। अब आप बताइए दुर्गेश का राइट और दुर्गेश की ऑब्लिगेशन क्या होगी? उसको पेन मिलने का क्या है, राइट है, और ऑब्लिगेशन क्या है, मेरे को पैसे देना। समझ आया? तो बेटा जब कभी भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, राइट्स और ऑब्लिगेशन दोनों पार्टीज के लिए साइमल्टेनियसली आएंगे। समझ में आया? ऐसे ही आप कोई भी एग्जाम्पल उठा लो, आज के बाद जब भी आप किसी तरह का एग्जाम्पल पढ़ोगे ना, आपको राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस की याद बाय डिफॉल्ट आएगी, आएगी आएगी, क्योंकि अब आपको पता है। नाउ यू आर अ बिट मोर वाइजर रिगार्डिंग द लॉ। समझ में आ रहा है? सिंपल है। अब आप देखिए एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है। ए ने बोला बी को, भाई 2 लाख में हमको गाड़ी बेचना है तुमको। ए इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू गिव कार टू बी एंड बी हैव द राइट टू रिसीव द कार ऑन पेमेंट ऑफ ₹2 लाख। और बी का ऑब्लिगेशन क्या है कि भाई 2 लाख रुपए देने हैं, और ए का राइट क्या है, 2 लाख रुपए लेने हैं। समझ में आया? एकदम सिंपल। गेटिंग इट? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब यहां पे बोलिए, तो ऑब्लिगेशन इज अ ड्यूटी ना, कंसिडरेशन इज समथिंग मटीरियल, मोर और लेस। समझे? ऑब्लिगेशन है तो ड्यूटी है, वो तो आपको करनी है, जिम्मेदारी है। कंसिडरेशन इज समथिंग मटीरियल, भाई मैं ये पेन दे रहा हूं, उसके बदले में मुझे पैसे मिल रहे हैं। समझ में आ रहा है? ओके अंकुर, वेरी गुड। अंकुर आप कहां से हैं? रांची से हैं? अरे वाह, अभी भी माही मार रहा है कि नहीं? ओके। दिया आप कहां से हैं? सॉरी, कौन से स्टेट है ये? ओके, पंजाब से हैं आप। ओके ओके ओके, कौन सा साहिब बताइएगा फिर से, आई डिडंट गेट दैट। ओके ओके, गुड, सही है यार। ये तो हमारा बैच बड़ा बढ़िया है, लोग पंजाब से भी हैं, उड़ीसा से भी हैं, कैलकाटा में मैं खुद हूं। वेरी गुड यार। अगर कभी पंजाब आना हुआ तो दिया मिलेंगे आप। बहुत बढ़िया बात है। ट्विंकल आप कहां से हैं? ओ कैलकाटा से हैं आप। ओके ओके, चलिए। अच्छा, उसके बाद वाला एग्जांपल देखो क्या लिखा हुआ है। यहां पे कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं, अब आप लोग इस एग्जांपल को मुझे समझाइए। भाई फादर प्रोमिसेस हिज सन टू पे हिम पॉकेट अलाउंस ऑफ ₹500 every month, but he refuses to pay later. The son cannot recover the same in the court of law as this is a social agreement. This is not created with the intention to create legal relationship and hence it is not a contract. तो अब तक आप तो ये तो समझ गए होंगे कि हमें कॉन्ट्रैक्ट अगर क्रिएट करना है तो हमको क्या क्रिएट करना पड़ेगा? लीगल रिलेशनशिप। देयर मस्ट बी एन इंटेंशन कि भाई हां हमारा मकसद है, हमारा इंटेंशन है, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। हमको ऐसी फ्री फंड की रिश्तेदारी में नहीं आना है, हमको आपसे लीगली, ठीक है, लॉ के तहत, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत ऑब्लिगेशन में अंदर आना है। समझ में आया? गुड। नाउ अब एक सवाल आता है जो हमने पहले डिस्कस किया था। अब ये देखिए आप यहां पे, विल ऑल अग्रीमेंट्स गिव राइज टू अ कॉन्ट्रैक्ट? क्या सारे अग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया था। अब आप लोग में से बारी बारी मेरे को 4-5 ऐसे अग्रीमेंट बताओ जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे।
एक एक करके मेरे को 5 ऐसे एग्रीमेंट बताओ जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे। एक एक करके मैं जिससे पूछूंगा। ठीक है, ओके। वेट वेट, हेलो। ओके, तो 5 ऐसे मेरे को एग्रीमेंट चाहिए। तो सबसे पहले यश, यश आपका कैमरा भी बंद है। यश, यश शॉ, बेटा कैमरा ऑन करिए। हाँ यश, तो मेरे को एक ऐसा एग्रीमेंट बताइए जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। सोचो, उसके बाद मेरे को बताएगी ट्विंकल। उसके बाद प्रीति, उसके बाद दिया, और लास्ट में दुर्गेश। बोलो बोलो यश, बोलो, कौन, हरी आप। इतना क्या सोच रहे हो, बताइए बताइए। तुमको क्या लगा नितिन सर कुछ बोलेंगे नहीं? एक एक से पूछूंगा मैं, एक एक से। ओके यश, बोलो। तुम तो टेंशन में आ गए यार। अच्छा, अच्छा ये तो पता होगा कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या होता है, क्या क्या जरूरी है। क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट में जरूरी, एलिमेंट्स बता दो फटाफट। कमॉन कमॉन कमॉन। कैमरा ऑन कर बेटा। हाँ अब बताओ। दो पार्टी का दोनों तरफ से एग्रीमेंट होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। कंसेंसस एड आइडम होना चाहिए, मतलब एक ही माइंड, मन मिलना चाहिए ना। ठीक है, अब अगर सुनो, तुम आप कहां से हो यश? कोलकाता से? कोलकाता में कहां रहते हो, किस साइड? हाँ, अच्छा। सपोज करिए मैंने बोला कि भाई यश, क्या तुम मेरे साथ अगला हफ्ता पिक्चर देखने चलेगा? तुमने बोला हाँ सर चलेंगे। हम लोगों ने डिसाइड किया कि भाई हम लोग फोरम मॉल जाएंगे। मैं वहां पे टाइम पे पहुंच गया, तुम वहां पे टाइम पे नहीं पहुंचा, तो क्या मैं तुम्हारे ऊपर केस कर सकता हूं? यश, केस कर सकता हूं मैं तुम्हारे ऊपर? क्या हम लोग लीगल रिलेशनशिप में आ रहे हैं क्या पिक्चर देखने के बहाने? हाँ या ना? समझ में नहीं आया तो पूछा क्यों नहीं? चलिए कोई नहीं, दिया आप बताइए कोई ऐसा, बताइए बताइए। हाँ जी, मैं पूछ रहा हूं कि मेरे को 5 ऐसे एग्रीमेंट बताइए जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। आप पहला बताइए, कोई ऐसा एग्रीमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ऑब्वियसली सोशल एग्रीमेंट नहीं कर सकते, करेक्ट, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। और कौन पूछने वाला था, प्रीति बताइए। प्रीति,
प्रीति इज देयर और नॉट? हेलो, कम ऑन कम ऑन, बोलिए प्रीति। बेटा आप म्यूट पे हो शायद। आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। कोई बात नहीं, और कौन बताने वाला है? दुर्गेश। क्या फिर से बोलो? आज तुम्हारा बर्थडे है? कब है? अच्छा ठीक है। अच्छा, ऐसा बर्थडे पे कौन गिफ्ट मांगता है? होशियार। अच्छा ठीक है ठीक है, करेक्ट। यहां पे बर्थडे, फिर मैंने तुमको बर्थडे पे गिफ्ट नहीं दिया तो क्या तुम केस करेगा मेरे ऊपर? सोशल एग्रीमेंट है इसलिए नहीं होगा। गुड। और कौन एग्जांपल दे रहा है? दो एग्जांपल आगे, तीसरा ट्विंकल बताइए 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 बताइए। हम्म, बेटा पढ़ के नहीं बोलना है, कहीं से मन से बोलना है। जो आप पढ़ रहे हो वो समझ में आ जाता है, पढ़ के बोलोगे तो कभी नहीं सीखोगे। आप हिंदी में बोलो मेरे को, एकदम मेरे को आपका कंटेंट चाहिए। बाकी मैं देख लूंगा, लैंग्वेज तो मैं आपको लिखवा ही दे रहा हूं, वो दिक्कत वाली बात नहीं है। कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे एमसीक्यू हो चाहे रिटर्न हो। सोशल एग्रीमेंट कैसा भी है, कैसा भी सोशल एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है, और कोई एग्जांपल? और किसको बोला था मैंने? बोलिए बोलिए, वंशिका आप ही बता दीजिए, आप ही सामने है। वेरी गुड। अभी तक जो हमने पढ़ा है उसके हिसाब से म्यूचुअल कंसिडरेशन नहीं है तो भी नहीं हो सकता। वेरी गुड गुड। अच्छा आगे बढ़ते हैं, चलिए। वंशिका आप कहां से हैं? कोलकाता से हैं। ओके चलिए, गुड। चले गाइस, म्यूट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। नाउ विल ऑल एग्रीमेंट गिव राइज टू अ कॉन्ट्रैक्ट? देखो भाई, हम लोग ने अभी तक पढ़ चुके हैं कि भाई अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या चाहिए? एनफोर्सेबिलिटी ऑन इन द कोर्ट ऑफ लॉ चाहिए। इट मस्ट गिव राइज टू लीगल ऑब्लिगेशन। अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट से आपकी लीगल जिम्मेदारी या लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। एग्रीमेंट टू बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट गिव राइज टू अ लीगल ऑब्लिगेशन। ठीक है, एग्रीमेंट कैन बी सोशल और लीगल ऑब्लिगेशन। और यहां पे एकदम सामने मेंशन्ड है कि भैया agreement giving rise to social obligation is not a contract. That is why it is said that the term agreement is a wide term and includes both social and legal obligations, lekin but only those agreements which the parties intend to enforce legally culminates into a contract. Simple as that. Agreement is regarded as a contract when it is enforceable by law. ठीक है, legal obligations arise to make an agreement a contract. It means that agreement must give rise to legal obligation. There must be an intention to create legal obligation. In case of agreement regulating business relations, it is assumed that parties intended legal consequences. So हम बोल सकते हैं कि law of contract deals only with such legal obligations which have resulted from agreements. ठीक है, मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं। जो जो आपके स्क्रीन पर अभी है उसको प्लीज एक बार पढ़िए, पीडीएफ एक बार अभी के अभी जितना हमने किया है। आई विल गिव यू 2 मिनट्स ऑफ टाइम, जस्ट गो थ्रू इट राइट नाउ, अभी के अभी, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। 2 मिनट का मैं आपको टाइम दे रहा हूं, इसको पढ़िए। कुछ भी आपको पूछना है मुझसे अभी पूछिए, क्योंकि ये एकदम बेसिक्स है। एकदम, ये जितना ज्यादा हम डिस्कस करेंगे उतना ज्यादा ये क्लियर होगा और आप कभी भी गलती नहीं करेंगे
और आपको आपके आंसर्स मार्क करने में, आपको आपके आंसर्स लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। 2 minutes, we'll continue after that. पीडीएफ है आपके पास, प्लीज गो थ्रू इट। और अगले दिन के क्लास में जब भी हमारा क्लास होगा, आगे बढ़ने के पहले आई विल मेक श्योर कि मैं आपसे वापस से लास्ट डे का रिवीजन करवाऊंगा। आपने पॉइंटर्स नोट किया, जो मैंने लिखवाया है आपने लिखा है, जो जो इसमें बोल्ड पार्ट में लिखा हुआ है ये आपके कॉपी में एज अ पॉइंटर्स लिखा होना चाहिए। मेक श्योर दैट यू राइट इट। Yes, anyone, any question? Anyone, any question right now? Aryan, Twinkle, Durgesh, Preeti, Tithi, Vanshika, anyone? Kushan? समझ आ रहा आपको? Getting the point? I will ask in the next class, huh? Okay? Next. All good? Diya? क्लियर है? चलिए, यस बोलिए। कौन सा एग्जाम्पल बेटा? अच्छा, देखो, एक फादर ने, एक पिता ने अपने बेटे को बोला कि बेटा मैं अगले महीने से तेरी जो पॉकेट मनी है वो मैं 100 रुपए से बढ़ा के 500 रुपए कर दूंगा, या मतलब मैं तेरे को हर महीने 500 रुपए दूंगा, खुश हो जा। बेटा बोला पापा थैंक यू सो मच। अब जब अगले महीने की पहली तारीख को जब वो पापा के पास 500 रुपए लेने गया, पापा ने बोला तू एकदम चला जा यहां से, मेरे से बात मत करियो, मेरे को अपनी शक्ल मत दिखाइयो। पापा ने 500 रुपए नहीं दिए, तो अब वो बच्चा क्या करेगा? कोर्ट में केस करेगा कि मेरे पापा ने मुझे 500 रुपए नहीं दिए, इंसाफ करिए योर ऑनर। हाँ जी, बताइए ट्विंकल क्या करेगा? वो कुछ कर ही नहीं पाएगा ना, एक तो पापा है, वैसे भी पापा के सामने क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते कुछ। और ये सोशल एग्रीमेंट है, बोला था मन आ गया बोल दिया, नहीं किया नहीं, कोई कर सकता आपका। गेटिंग इट? ओके, अभी समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, चलिए। ओके, वेरी गुड। ऐसे डिस्कशन करते रहो तो मजा आता है यार, पढ़ने में भी पढ़ाने में भी, राइट? अच्छा, अब देखिए मैंने सारे के सारे जो सेक्शंस हैं वो सारे के सारे एक जगह यहां पे कंपाइल कर दिए हैं जो आपको याद रखने हैं। सेक्शन 2A डिफाइन करता है प्रपोजल या ऑफर को, ठीक है? व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। अब आप बोलेंगे सर ये एब्सटेन का मतलब क्या होता है? आपने लिख तो दिया यहां पे। व्हाट डू यू मीन बाय एब्सटेन? एब्सटेन का मतलब होता है टू प्रिवेंट, रोकना, टू प्रिवेंट, ठीक है? कॉन्ट्रैक्ट हमेशा पॉजिटिव हो जरूरी नहीं है, ऑफर हमेशा पॉजिटिव हो जरूरी नहीं है, ऑफर नेगेटिव भी हो सकता है। ऑफर नेगेटिव कैसे होगा? ऑफर नेगेटिव कैसे होगा? सोचो कैसे हो सकता है? सोचिए, ऑफर नेगेटिव कैसे हो सकता है? अंकुर? अच्छा सोच रहा भाई, सोचो सोचो, आराम से सोचो। देखो मैंने पहले भी बोला है, एग्जाम्पल रियल लाइफ रिलेटेड रखोगे, कंसेप्ट क्लैरिटी उतनी ज्यादा आएगी। अब फॉर एग्जाम्पल, मम्मी ने तुमको बोला कि अंकुर अगर आज तुम सुबह से शाम तक अपना फोन नहीं चलाएगा तो हम तुमको 500 रुपए देंगे।
यहां पे मम्मी ने तुमको क्या नहीं करने को कहा? फोन नहीं चलाने को कहा। तो शी हैज आस्क्ड यू टू एब्सटेन, टू रुक जाओ, कि फोन मत चलाओ। अगर तुम फोन नहीं चलाओगे दिन भर तो तुमको हम 500 रुपए देंगे। समझ में आया? तो ऑफर क्या है? नेगेटिव है। कोई चीज ना रोकना उसको करने से भी तो ऑफर हो सकता है। तो समझ में आया सबको? एब्सटेन मतलब क्या होता है? किसी चीज को करने से रोकना। जैसे मैंने आपको बोला कि भाई देखो, क्लास के बीच में आप प्लीज ज्यादा डिस्टर्ब मत किया करो। अगर आप डिस्टर्ब नहीं करोगे तो मैं आपको अलग से एक आपका जो भी डाउट क्लियरिंग सेशन है वो मैं अलग से कर दूंगा। तो मैंने आपको क्या नेगेटिव ऑफर दिया ना कि भाई तुम क्लास के बीच में इतना डिस्टर्ब मत करो। अगर नहीं करोगे तो तुमको बाद में मैं अलग से सारा कुछ सेशन बता दूंगा। मैं आपको वैसे भी बता दूंगा, बट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। समझ में आया? गेटिंग द पॉइंट? गुड, वेरी गुड। चलिए अब म्यूट कर लीजिए प्लीज, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, बोल रहा है when one person signifies to another his willingness to abstain from doing anything to obtain the assent of that other to such act or abstinence। abstinence मतलब वही abstain से आता है abstinence। आपने abstain किया, abstinence। जैसे वर्ड है absent, absent से बनता है absence, वैसे ही abstain से बनता है abstinence। तो मतलब उसने प्रपोजल दे दिया। ठीक है, अच्छा। सेक्शन 2A डिफाइन करता है प्रपोजल या ऑफर को। सेक्शन 2B यहां पे मैंने लाइन से दे दिया है ABCDEFGH करके। ठीक है, तो आपको याद रखने में आसानी रहेगी। मेक श्योर अगले क्लास में ये सेक्शंस आपको याद होने चाहिए। एक जगह आप इनको नोट कर लीजिए लाइन से। सेक्शन A ऑफर, सेक्शन B, सेक्शन 2B एक्सेप्टेंस या प्रॉमिस, सेक्शन C प्रॉमिसर या प्रोमिसी, सेक्शन D कंसिडरेशन, सेक्शन E अग्रीमेंट, सेक्शन F जैसे 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 आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आप याद कर लीजिए इसको। सेक्शन 2B क्या बोलता है? सेक्शन 2B इज एक्सेप्टेंस या प्रॉमिस। when the person to whom the proposal is made signifies his assent, the proposal is said to be accepted. A proposal when accepted becomes a promise। प्रपोजल को जब हम एक्सेप्ट कर लेंगे तो वो क्या बनेगा? प्रॉमिस बनेगा। ये हम पढ़ चुके हैं और अब तक आपको दिमाग में बैठ जाना चाहिए। ठीक है, when accepted becomes a promise। ये है सेक्शन 2B। सेक्शन 2C डिफाइन करता है प्रोमिसर और प्रोमिसी। जो पर्सन प्रपोजल दे रहा है, मैंने आपको बोला कि भाई सीए फाउंडेशन आप लोग क्लियर कर लो तो मैं आप लोगों को बहुत अच्छी पार्टी दूंगा। तो मैंने जब अपना प्रपोजल आपको दिया, मैं कौन हुआ? प्रोमिसर। आई एम द प्रोमिसर। और अगर आपने बोला हां सर आप देखने से शरीफ हैं, अच्छे आदमी लगते हैं, जो बोल रहे हैं वो कर ही देंगे, चलिए ठीक है, आपके लिए हम सीए फाउंडेशन टॉप करने का सोच सकते। आपने ये प्रॉमिस मान लिया, आप बन गए क्या? प्रोमिसी। जिसने प्रपोजल किया प्रोमिसर, जिसने प्रपोजल एक्सेप्ट किया क्या? प्रोमिसी। समझ में आया? प्लीज गाइज डू नॉट गेट कंफ्यूज बिटवीन प्रोमिसर एंड प्रोमिसी। ठीक है, गुड। नाउ आगे बढ़ते हैं, चलिए। प्रोमिसी जो एक्सेप्ट करता है, प्रोमिसर जो प्रपोजल देता है। अच्छा, सेक्शन 2D आता है कंसिडरेशन। When at the desire of the promiser, the promisee or any other person has done or abstained from doing, abstain मतलब to prevent, नहीं किया कुछ, or does or abstains from doing or promises to do or abstain from doing something such as abstinence, such act of abstinence or promise is called the consideration for a promise। जैसे क्या? जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि भाई अंकुर की मम्मी ने अंकुर को बोला कि भाई अगर तुम दिन भर फोन नहीं चलाएगा तो शाम को तुमको 500 रुपया देंगे। तो यहां पे अंकुर की मम्मी के लिए कंसिडरेशन क्या होगा? अंकुर का फोन नहीं चलाना, वो एक्ट ऑफ एब्स्टिनेंस क्या है? कंसिडरेशन। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है कि भाई म्यूचुअल कंसिडरेशन जरूरी है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, यह भी याद रखिएगा।
समझ में आया? कोई दिक्कत अभी तक? क्लियर है? ओके। अच्छा, एक और चीज मैं आपको अभी बताना चाहता हूं कि जो हमारा ग्रुप है उसमें मैं भी हूं ऑफ कोर्स। तो अगर आपको कोई, जब आप पढ़ रहे होते हैं, मैंने आपको बोला है ना कि क्लास के बाद जब आपका क्लास खत्म हो जाता है, प्लीज, अब तो आपके पास पीडीएफ भी है, मेक श्योर कि 10 मिनट खाली आप इस पीडीएफ को देखिए, सोचिए क्या क्या बोला मैंने, मुझे याद करिए। और उस टाइम पढ़ते पढ़ते आपको लगता है यार कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो प्लीज फील फ्री टू पिंग मी ऑन व्हाट्सएप इन द ग्रुप इटसेल्फ। आप मुझे ग्रुप में ही बोलो कि सर ऐसा ऐसा बात है, मेरे को नहीं समझ, थोड़ा प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए। आई विल रिवर्ट बैक। उस टाइम नहीं करूंगा, कुछ देर बाद करूंगा, बट आई विल श्योरली रिवर्ट बैक। एक ही रिक्वेस्ट है कि जब आप पढ़ रहे हैं और आपके मन में डाउट आ रहा है, तो प्लीज अगले क्लास का वेट मत करिए। यहां पे इतनी फॉर्मेलिटी करने से नहीं होगा, ठीक है? पढ़ाई करने के लिए देखिए, दो चीजें आप हमेशा याद रखिए, एक तो सेल्फिश बनिए, दूसरा बेशरम बनिए, ठीक है? जब तक सेल्फिश और बेशरम नहीं बनेंगे, पढ़ाई नहीं होगी। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है। नाउ ओके ओके, ज्यादा मत लिखिए अंकुर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नाउ चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए सेक्शन 2E अग्रीमेंट, ये हमें पता है। सेक्शन 2F रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, सेक्शन 2G वॉइड एग्रीमेंट, सेक्शन 2H कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 2I वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 2J वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अब ये सारा कुछ क्या है, इसमें हमको क्या क्या आता है, हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है? हमने अग्रीमेंट पढ़ा है, ये हम जानते हैं सेक्शन 2E। अग्रीमेंट इज इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, और कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी एट लॉ। ये देखो मैं आपको बार बार लिख रहा हूं यहां पे, बार बार, यही बेसिक एलिमेंट्स है, बेसिक क्लियर करिए। सेक्शन 2F रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। रेसिप्रोकल प्रोमिसेस मतलब क्या? व्हाट डू यू मीन बाय रेसिप्रोकल? सॉरी, अपसाइड डाउन नहीं नहीं, रेसिप्रोकल मतलब बदले में, रेसिप्रोकेट करना। हाँ वैसे ठीक है, बोल सकते हो, बट वैसे रेसिप्रोकल मतलब अगर मैं कुछ पूछ रहा हूं तो आप मुझसे जवाब दे रहे हो, बातचीत हो रही है, रेसिप्रोकेट करना, बातचीत करना। वैसे तो जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया, ठीक है, कि भाई मैं आपको लॉ अच्छे से पढ़ाऊंगा, पूरा सिलेबस खत्म कराऊंगा, टेस्ट लूंगा, बात करूंगा, डिस्कशन करूंगा, घटिया एग्जांपल्स दूंगा ताकि आपको हमेशा याद रहे चीजें, एकदम एकदम गिरे हुए घटिया एग्जांपल्स दूंगा, क्योंकि जितने ज्यादा घटिया एग्जांपल्स हम रिलेट कर पाएंगे उतने ही ज्यादा क्लैरिटी हमारी आती जाएगी। हमारा कंसेप्ट क्या है कि हमको याद होना चाहिए, ठीक है? गुड। अच्छा, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस देखिए, प्लीज म्यूट कर लीजिए। Promises form the consideration or part of the consideration for each other are called reciprocal promises. अगर मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूं तो आप मेरे लिए भी कुछ करेंगे, that is when you reciprocate, बदले में जब आप कुछ करते हैं, reciprocate। अच्छा, सेक्शन 2G है वॉइड एग्रीमेंट। देखो वॉइड एग्रीमेंट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, मैं आज आपको थोड़ा सा बेसिक्स दे दूंगा, कि हिंट दे दूंगा कि क्या होता है। डिटेल में जब हम टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस करेंगे अगले क्लास में, तब हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट मैं आपको अभी बता देता हूं, ठीक है? अच्छा, सेक्शन 2G void agreement, an agreement which is not enforceable by law is said to be void। जिस अग्रीमेंट को हम लॉ में एनफोर्स नहीं कर सकते, ठीक है ना, एनफोर्स नहीं कर सकते, उसको हम बोलते हैं वॉइड एग्रीमेंट। मतलब जिसका कोई, वॉइड मतलब बेसिकली बेसलेस, अब वो काम ही नहीं है, वो पॉसिबल ही नहीं है होना। वॉइड एग्रीमेंट का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है? सपोज करो
एक लड़का अपनी एक फ्रेंड को बोलता है कि भाई मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के ला सकता हूं। लड़की बोली हां, बोला हां। अब ये एग्रीमेंट क्या है? क्या ये एग्रीमेंट पॉसिबल है? क्या वो मंगल ग्रह पे जाएगा तारे तोड़ने? पॉसिबल है ऐसा? नहीं। अगर मैं आपको बोलूं कि देखो तुम लोग मुझे ध्यान से देखते रहो, मैं अचानक से यहां पे गायब हो जाऊंगा, मतलब मैं यहां से जा सकता हूं, दैट्स अ डिफरेंट इशू, बट मैं यहां पे मिस्टर इंडिया बन जाऊं, वो पॉसिबल नहीं है। या आप मोगैम्बो बन जाए, मोगैम्बो खुश हुआ, वो पॉसिबल नहीं है। समझ में आया? तो वॉइड एग्रीमेंट क्या है? विच इज नॉट पॉसिबल ऑफ बीइंग हैपनिंग, पॉसिबल नहीं है। मैंने बोला देखो मैं ऐसे चुटकी बजाऊंगा, यहां से कबूतर आएगा, पॉसिबल नहीं है। इन सब एग्रीमेंट्स को हम बोलते हैं वॉइड एग्रीमेंट। ठीक है, इसके डिटेल में और भी बहुत कुछ है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे दिया। उसके बाद सेक्शन 2H एकदम याद होना चाहिए अब तो, कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल बाय लॉ। सेक्शन 2I वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का कंसेप्ट बड़ा आसान है। ठीक है, अभी मैंने बोला कि यार अंकुर, मेरे को ना तेरा फोन खरीदने का है, आई वॉन्ट टू परचेज योर फोन। अंकुर के पास आईफोन है, ठीक है, मेरे पास 20,000 रुपए हैं और अंकुर के पास आईफोन है। मैंने बोला अंकुर अपना आईफोन तो मुझे 20,000 रुपए में बेच दो। तुमने बोला सर लॉ पढ़ पढ़ के क्या हो गया आपको, क्या हो क्या गया है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं ना सर। मैंने बोला अच्छा मेरी बात नहीं मानेगा? बोला नहीं मानेंगे सर। मैंने पीछे से निकाली अपनी बंदूक, मैंने रखी अंकुर की कनपट्टी पे, बोला भाई 20,000 में दे रहा है कि नहीं दे रहा है? बोला सर सब आप ही का है, ले लीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे अंकुर ने क्या अपनी मर्जी से फोन बेचा? नहीं, अंकुर ने मौत के खौफ से कि भाई अगर हम 20,000 में फोन नहीं देंगे तो सर हमको उड़ा देंगे, लॉ पढ़ते पढ़ते हमारे लॉ लग जाएंगे, है कि नहीं, बेच दिया। तो ये जो एग्रीमेंट था, अब मैंने बोला कि ठीक है मैं कल आऊंगा 20,000 रुपए लेके मेरे को फोन दे देना। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये वॉइडेबल है। अब अंकुर अगर चाहे तो वो इसको कैंसिल कर सकता है। क्यों? क्योंकि अंकुर का जो कंसेंट था ना वो फ्री नहीं था। अभी हम लोग एसेंशियल्स ऑफ वैलिड एलिमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए एक फ्री कंसेंट भी नाम की चीज होती है। ठीक है, मतलब अंकुर ने अपनी मर्जी से कि हाँ ठीक है सर कोई बात नहीं, आप ही तो है, ले लीजिए सर, 20 में ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, वो होता तो वो कंसेंट होता। बट ये क्या है? धमकी, थ्रेटन। तो अंकुर चाहे तो ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है। लेकिन अगर अंकुर ने कैंसिल नहीं किया और मैं अगले दिन शाम को 20,000 लेके पहुंच गया और उसने अपना फोन दे दिया तो ये वैलिड ही रहेगा। अगर अंकुर ने इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने का जो उसका अधिकार है उसने उसको यूटिलाइज नहीं किया तो। समझ आ रहा है? गेटिंग द पॉइंट? ओके, उसके बाद आता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो, अब यहां पे क्या लिखा हुआ है, बड़ा ध्यान से पढ़ो। लिखा हुआ है कि भाई वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एक कॉन्ट्रैक्ट है विच सीजेस। सीजेस का मतलब क्या होता है? सीजेस का मतलब होता है स्टॉप्स। अब आप सीजेस की जगह स्टॉप्स पढ़ के, स्टॉप लगा के इस लाइन को पढ़िए। अ कॉन्ट्रैक्ट विच स्टॉप्स टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ व्हेन इट बिकम्स वॉइड, व्हेन इट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल, व्हेन इट स्टॉप्स। क्या मतलब समझ में आ रहा है इसका आपको? A contract which ceases to be enforceable by law becomes void when it stops to be enforceable. इस लाइन का अगर हम एक लॉजिकल डिडक्शन निकालें, अगर हम इसको लॉजिकली सोचें कि भाई बोल रहा है कॉन्ट्रैक्ट विच स्टॉप्स टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ, मतलब स्टॉप्स मतलब पहले तो चल रहा था,
अब स्टॉप हो रहा है, पहले एनफोर्सेबल था, अब एनफोर्सेबल नहीं है ना। सपोज करो इंडिया का कोई ट्रेडर था, ठीक है, बॉम्बे का, उसने कराची के एक ट्रेडर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया, कराची पाकिस्तान, ठीक है, उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम लोग आपस में डीलिंग करेंगे, ठीक है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, बिजनेस हो रहा है, सब चल रहा है। अचानक से एक दिन इंडिया पाकिस्तान में लड़ाई शुरू हो गई। इंडिया ने बोल दिया कि भाई दुश्मन देश के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा हमें उसके साथ कैसे भी रिलेशन नहीं रखने, दुश्मन देश के साथ में। तो उस केस में जो कॉन्ट्रैक्ट पहले वैलिड था अब क्या हो गया, इल्लीगल हो गया, ठीक है। और अगर इल्लीगल हो गया मतलब वो वॉइड हो गया, कैंसल हो गया, नल हो गया। समझ में आया? गेटिंग द पॉइंट? इसको हम आगे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में और डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब आपके सामने छोटा सा डिफरेंस देखिए, प्लीज म्यूट कर लीजिए सारे लोग। डिफरेंस देखिए अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में। अग्रीमेंट, every promise and every set of promises forming the consideration for each other, often an acceptance, ये agreement होता है। Contract मतलब agreement which is enforceable by law, ये दोनों इसके elements हैं, agreement और legal enforceability। Agreement is a wider term क्योंकि इसमें legal agreement भी आते हैं और social agreement भी आते हैं। हमने legal agreement के बारे में भी पढ़ा, हमने social agreement के बारे में भी पढ़ा। कॉन्ट्रैक्ट खाली लीगली एनफोर्सिएबल एग्रीमेंट को ही मानते हैं कि जो भाई लॉ में, कोर्ट ऑफ लॉ में एडमिसिबल है, कोर्ट ऑफ लॉ में एनफोर्सिएबल है, लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करते हैं, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप है, वही कॉन्ट्रैक्ट है। लीगल ऑब्लिगेशन देखिए, यहां पे लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन यहां पे मैंडेटरी है, जरूरी है, बिना उसके कॉन्ट्रैक्ट होगा ही नहीं। ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स। ये दोनों लाइन याद रखिएगा। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। अब जैसे प्लीज म्यूट कर लीजिए, प्लीज गाइज म्यूट। ओके, अभी ये जो लाइन है इसको भूलिएगा मत। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। अब इसको याद रखने के लिए आप लोग इंस्पेक्टर दया को जानते हो? इंस्पेक्टर दया, सीआईडी वाला, जो एकदम दरवाजा तोड़ देता है ना? वो एसीपी बोलता है कि दया दरवाजा तोड़ दो, एंड ही लाइक फाइन गो एंड ब्रेक्स द डोर। ऐसा होता है, देखा है ना? दया दरवाजा तोड़ दो। आपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा है, उसमें एक दया बहन भी है, दया बहन, ठीक है। वो उनको गरबा करना बहुत पसंद है, वो जब तब गरबा करने लग जाती है, ठीक है। तो यहां पे क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि जहां दया बहन होगी वहां गरबा होगा ही होगा? जहां दया बहन होगी वहां गरबा होगा ही होगा, लेकिन जहां गरबा होगा वहां क्या दया बहन होगी हमेशा? नहीं। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स, ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। सेम वे, अब जहां पे इंस्पेक्टर दया होगा, ठीक है, वहां दरवाजा टूटेगा ही टूटेगा, वहां दरवाजा होगा। इंस्पेक्टर दया जहां पर है वहां दरवाजा है, लेकिन जहां जहां दरवाजा है वहां क्या इंस्पेक्टर दया है? नहीं। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स, ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। समझ में आया कि नहीं? समझ में आ रहा है? गेटिंग द पॉइंट? वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं। अभी एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट देखिए। एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए क्या क्या जरूरी है? देखिए, ये पीडीएफ में आप
जब आप पढ़ेंगे तब इसको देखिएगा, अभी मैं इसको आगे डिफाइन करता हूं। देखिए, देयर शुड बी एटलीस्ट 2 पार्टीज, 2 पार्टीज होनी चाहिए, क्योंकि एक पार्टी खुद के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। तो कॉन्ट्रैक्ट में देयर शुड बी एटलीस्ट 2 पार्टीज। एक पार्टी जो ऑफर देगी, जो ऑफर देता है वो कौन होता है? प्रॉमिसर। और जो ऑफर एक्सेप्ट करता है वो कौन होता है? प्रॉमिसी। वेरी गुड। अ कॉन्ट्रैक्ट में बी मेड बाय नेचुरल पर्संस एंड बाय अदर पर्संस हैविंग लीगल एग्जिस्टेंस। एग्जाम्पल जैसे कंपनीज, यूनिवर्सिटीज। एग्जाम्पल देखो, टू कंस्टिट्यूट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, एक सेलर होना चाहिए, एक बायर होना चाहिए। अगर आपको कुछ सामान बेचना है तो कोई खरीदार भी तो होना चाहिए, सेलर बायर दोनों होने चाहिए, और दोनों डिफरेंट पर्सन होने चाहिए। आई कैन नॉट बी द सेलर एंड द बायर एट द सेम टाइम। मैं ही सेलर हूं, मैं ही बायर हूं, ऐसा नहीं हो सकता है। अब देखिए, एक केस था इन द स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमनलाल सन्स एंड कंपनी। When on dissolution of a partnership, dissolution मतलब किसी चीज को डिसॉल्व करना, खत्म करना। जब एक पार्टनरशिप खत्म की जा रही थी तो जो उसके फर्म के जो एसेट्स थे, मतलब जो उसका फर्नीचर होगा, प्लांट एंड मशीनरी होगी, काफी सारी जो चीजें थी, वो पार्टनर्स के बीच में डिवाइड हो रही थी। तो सेल्स टैक्स ऑफिसर जो था उसने बोला कि भाई ये जो चीजें डिवाइड हो रही हैं इसके ऊपर तो हमको सेल्स टैक्स लगाना चाहिए। लेकिन क्या ये सेल था? ये सेल नहीं था। क्यों? क्योंकि भाई पार्टनरशिप जो होती है उसके जो पार्टनर होते हैं वो लोग तो उस एसेट के जॉइंट ओनर हैं। दोनों ने मिलके कंप्यूटर खरीदा होगा, दोनों ने मिलके सोफा खरीदा होगा, अब वो डिवाइड कर रहे हैं। तो खरीदार भी वही है और सेलर भी वही है, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सेल तो ये है ही नहीं ना। समझ में आया? दूसरा, पहला है 2 पार्टीज, दूसरा है पार्टीज मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। अब तक तो आप ये समझ गए होंगे, इंटेंशन होना चाहिए, राइट? अब देखो एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है। A husband agreed to pay his wife certain amount as maintenance every month while he was abroad. एक आदमी था जो बाहर नौकरी करता था, ठीक है। उसने बोला अपनी वाइफ को कि हम तुमको हर महीने कुछ पैसे भेजते रहेंगे ताकि तुम्हारा खर्चा चल सके। हस्बैंड ने कुछ टाइम तक पैसे दिए, उसके बाद उसने पैसे देना बंद कर दिया, नहीं दे पाया। हस्बैंड फेल्ड टू पे द प्रॉमिस्ड अमाउंट। वाइफ ने जाके कोर्ट में केस कर दिया, बोला कि भाई तुमने तो बोला था कि तुम पैसे दोगे, बट तो तुम पैसे तो नहीं दे रहे हो। इस केस में क्या वाइफ रिकवर कर पाएगी पैसे? नहीं। क्यों? क्योंकि ये क्या है? ये सोशल एग्रीमेंट है। हस्बैंड अपनी वाइफ को अगर मेंटेनेंस का पैसा दे रहा है तो वो सोशल एग्रीमेंट है, ठीक है। क्योंकि यहां पे पार्टीज का इंटेंशन नहीं था लीगल रिलेशन क्रिएट करने का। समझ में आया गाइस? बाकी लोग अब देखो 3-3 एग्जांपल है यहां पे। बलबीर ने प्रॉमिस किया अपने बेटे को कि बेटा मैं तेरे को 5 लाख रुपए दूंगा अगर तुम सीए एग्जाम पास करेगा। बेटा पास हो गया, टॉप कर गया, पैसा मांगा, पापा ने बोला जाओ बेटा कोई दिक्कत नहीं है, जब इंटर क्लियर करोगे, फाइनल करोगे तब पैसे देंगे। वो कुछ कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। ये एग्जांपल हमने पहले भी डिस्कस किया था। मैंने इस टाइप के एग्जांपल आपको बार बार क्यों दिए हैं? ताकि आपके दिमाग में ये बैठ जाएं। समझ में आ रहा है आपको? गेटिंग द पॉइंट? देखो, husband promising his wife to buy her a necklace on the occasion of her birthday is not a contract. क्यों कॉन्ट्रैक्ट नहीं है? क्योंकि यहां पे लीगल रिलेशन क्रिएट नहीं हो रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, टॉम सोल्ड गुड्स टू जेरी ऑन अ कंडीशन दैट ही मस्ट पे फॉर द अमाउंट्स ऑफ गुड विद इन 30 days. टॉम ने जेरी को सामान बेचा, बोला कि भाई हमको तुम 30 दिन के अंदर में पैसा दे देना। यहां पे टॉम का इंटेंशन क्या था? लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना। यहां पे क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है। और अगर जेरी उन 30 दिनों के अंदर पैसे नहीं दे पाता है
तो टॉम क्या उसके ऊपर कोर्ट में केस कर सकता है? यस, एब्सोल्युटली, क्योंकि यहां पे इनका इंटेंशन था कि हमको लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना है। वेरी गुड, टॉम कैन सू हिम इन कोर्ट ऑफ लॉ। इसी तरीके की हाइपोथेटिकल सिचुएशंस आपके एग्जाम के क्वेश्चंस में आएंगी। Am I audible now? Okay. So इसी तरह की हाइपोथेटिकल सिचुएशंस आपके, प्लीज बैकग्राउंड म्यूट कर लीजिए। ओके, ठीक है, तो यू कैन सू हिम इन द कोर्ट ऑफ लॉ। अच्छा, और फॉर्मेलिटीज, अदर फॉर्मेलिटीज टू बी कंप्लाइड इन सर्टेन केसेस, कुछ कुछ और फॉर्मेलिटीज हैं। लेट अस सी। देखो, कभी कभी ऐसा होता है, कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ना, या तो हम लिख सकते हैं या हम बोल सकते हैं, ठीक। लीगल इफेक्ट्स के हिसाब से देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट एंड अ कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय वर्ड ऑफ माउथ। लेकिन पार्टीज के इंटरेस्ट के लिए, मतलब पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट के बेनिफिट के लिए, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं जो फुलफिल करनी पड़ती हैं। जैसे इंश्योरेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट होगा इज नॉट वैलिड एक्सेप्ट इट इज एज अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना, वो लिखित में होना जरूरी होता है, ठीक है। सबके लिए ऐसा नहीं है, बट जनरली इट इज एडवाइजेबल टू कॉन्ट्रैक्ट इन फॉर्म, ठीक है। अच्छा, आप जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जो अग्रीमेंट कर रहे हैं, उसका मीनिंग सर्टेन होना चाहिए और वेग नहीं होना चाहिए या इनडेफिनिट नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि वंशिका, अगर आप मेरे नोट्स को कॉपी कर दोगे तो मैं आपको कुछ पैसे दे दूंगा, ठीक है। यहां क्या ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये वैलिड है? क्या कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? मैंने बोला आपको कि भाई आप मेरे नोट्स को आप कॉपी कर दीजिए, मैं आपको कुछ पैसे दे दूंगा। क्यों? सर्टेन मीनिंग क्या नहीं है? क्या रिटर्न छोड़िए, अभी तो हमने बोला ना कि कॉन्ट्रैक्ट बाय वर्ड ऑफ माउथ भी होगा तो भी चलेगा। यहां पे क्या सर्टेन नहीं है? मैंने कि वंश, आप अगर मेरे नोट्स कॉपी कर दोगे तो मैं आपको कुछ पैसे दे दूंगा। मैंने प्रॉपर अमाउंट नहीं बताया ना, तो इनडायरेक्ट है, वेग है ये। अगर मैं बोलूं कि भाई वंशिका, अगर आप मुझे अगले महीने की 10 तारीख तक मेरे नोट्स कॉपी करके दे दो तो मैं आपको 5,000 रुपए दूंगा, अब क्या है ये? वैलिड है? समझ में आया? तो इनडेफिनिट नहीं होना चाहिए। अब देखो, अब यहां पे एग्जांपल देखो, आपको समझ में आएगा। बोल रहा है, देखो, कि रिंकू अग्रीज टू सेल टू पिंकू 100 टन्स ऑफ ऑयल। रिंकू ने बोला कि ठीक है भाई, हम तुमको 100 टन तेल बेच देंगे। इज नथिंग इन सर्टेन इन ऑर्डर टू शो व्हाट काइंड ऑफ ऑयल वाज इंटेंडेड फॉर। भाई तुमको किरासन तेल चाहिए, कि तुमको सर में लगाने का तेल चाहिए, कि तुमको सरसों का तेल चाहिए, क्या तेल चाहिए? क्लियर नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। एग्जाम्पल, XYZ लिमिटेड ने लीज पे, जाओ ये मेरी जमीन है, इसको लीज पे ले लो, कितने सालों के लिए बता नहीं। कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वैलिड क्योंकि पीरियड ऑफ लीज इज नॉट मेंशन्ड।
मिस्टर वाई एग्रीज टू सेल मिस्टर एक्स सम टॉयज, बोला कि भाई हमको कुछ खिलौना बेच दो। अब उसने बताया ही नहीं कि भाई कितने साल के बच्चे के लिए खिलौना चाहिए, सॉफ्ट टॉय चाहिए कि आपको क्ले वाला टॉय चाहिए, आपको क्या चाहिए, क्लियर ही नहीं है। तो जब तक सर्टेनिटी नहीं होगा तब तक एग्रीमेंट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बिकॉज टर्म्स आर अनसर्टेन। ठीक है, अच्छा, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एन, अब जो भी एग्रीमेंट में आप टर्म्स एंड कंडीशन लिख रहे हैं वो पॉसिबल भी, एन एग्रीमेंट टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड। बोला ना कि मैं चुटकी बजा के आपको यहां पे कबूतर निकाल के दिखा दूं, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। समझ में आया? हेलो, एम आई ऑडिबल गाइस? ओके, एग्जांपल लिखा हुआ है, ए एग्रीज टू बी टू डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक, कि भाई जादू से हम एकदम खाना खोज लेंगे, है ठीक है। अभी कोई दिक्कत? ओके, अब ये आता है आपका पॉइंट्स टू रिमेंबर, मैंने वापस से लिखा है। ये आपका शायद लास्ट है, देखिए। अब सिंस इट्स ऑलमोस्ट टाइम, तो अपने क्या करते हैं, अपने इसको यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, जो भी ये जो पॉइंट्स रिमेंबर है ये हम अगले क्लास के स्टार्टिंग में लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ लेंगे क्योंकि अभी भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्टिंग कंटिन्यू होने वाला है। ठीक है, ओके, तो अभी तक जो भी पीडीएफ आपके पास में है, मेक श्योर कि आप पीडीएफ को गो थ्रू करेंगे। मेक श्योर कि आप जो जो पॉइंटर्स मैंने पीडीएफ में लिखे थे वो आपने मार्क किए होंगे। अगर आपको कोई डाउट आता है, आई एम देयर ऑन द व्हाट्सएप। पढ़ने के टाइम अगर आपको डाउट्स है तो अगले क्लास का वेट मत करिएगा, पिंग मी। ठीक है, आप आराम से पिंग करिए और आप मेरे को कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है। सो आई गेस आपका 6 बजे से दूसरा क्लास है, तो आई थिंक वी आर गुड फॉर द डे। आज यही एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट क्लास के पहले जो भी पीडीएफ होगी लेक्चर 2 की वो भी आपको मिल जाएगी। बट सीएमए में लॉ कितना मार्क्स का है? सीएमए में लॉ 80 मार्क्स का है और सीए फाउंडेशन में 60 मार्क्स का है, और सीएमए में बिजनेस कम्युनिकेशन 20 मार्क्स का है और सीए फाउंडेशन में 40 मार्क्स का है। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट एंड कोशिश करूंगा कि मैं जल्दी दे दूं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे पॉइंट्स टू रिमेंबर। ये आपका रिवीजन भी हो जाएगा इससे। और ट्राई टू फॉर्म एग्जांपल्स ऑफ योर ओन। पॉइंट आपने समझा, एग्जांपल सोचिए, एकदम सिंपल एग्जांपल। इससे मैं आपको इतना ज्यादा डिस्कशन इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि जब हम लोग आंसर राइटिंग स्टार्ट करेंगे ना, और एमसीक्यू जिस वालों के लिए स्पेशली मैं बोल रहा हूं कि आपको एग्जॉस्टिव पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि आपका 80 मार्क्स का लॉ है, 80 नंबर का लॉ है, और उसमें आपको हाइपोथेटिकल सिचुएशन इजी। ठीक है, हम लोग सब कुछ प्रैक्टिस करेंगे, भी करेंगे, एमसीक्यू भी करेंगे कि हमारे कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएं और हमारा एग्जाम के लिए हम प्रिपेयर्ड भी हो जाएं। सो गाइस, चलिए, टेक केयर, सी या, बाय बाय, मोस्ट वेलकम गाइस, मोस्ट वेलकम, बाय बाय, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, बाय बाय, hey guys, see you soon.